हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लीनियर चार्ज बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है भाई, और हम इसमें क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ये सिस्टम क्या है। ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज का हमारा सिस्टम क्या है। ठीक है, हम इसको समझ चुके, पूरा इसकी क्या सिचुएशन है वो हम देख चुके, और इसके अलावा हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये हम पूरा देख चुके हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपन को। इधर हमने ये कंडीशन बताई है, ये लास्ट में सॉल्यूशन के टाइम पे काम आएगी, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 दोनों फंक्शंस बराबर होंगे, और ये जो है इनके डेरिवेटिव्स भी कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका हमने कहा था कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो लाप्लास इक्वेशन जो 2 डायमेंशन की है वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा 2 फाइव इक्वल टू, ये सॉल्यूशन हमने डायरेक्ट उठा लिया क्योंकि हम ये कर चुके हैं ये वाला काम। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स चेंज किए हैं बस। फिर मैंने क्या किया कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है सिर्फ एक मात्र, और वो है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a पर पोटेंशियल फाई 0 है, तो वो तो 0 ही है ना, मैंने बता भी दिया था आपको। यहाँ पर ये 0 और इस पर दोनों प्लेट जो है, ये तो y बराबर 0 पे है, ये शुरू वाली प्लेट, और दूसरी वाली प्लेट किस पे है, y बराबर a पर, और दोनों पर पोटेंशियल फाई क्या है, 0। ठीक है, तो एक एक करके अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है एक बार में दोनों अप्लाई करेंगे। पहले हमने y बराबर 0 पर, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पर हमने अप्लाई कर दिया था, जिससे हमें, अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें ये कॉन्स्टेंट्स मिल सके C1 डैश C2 डैश के वगैरह, है ना। ठीक है, तो हमें मिल गया था, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई C2 डैश इज इक्वल टू 0 मिल गया, C2 डैश इज इक्वल टू 0 हमने इसमें रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया तो फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, फिर अगली बाउंड्री कंडीशन जो रखेंगे ना y इज इक्वल टू, वो इसमें रखेंगे, जिससे मेरे को क्या मिल गया था, C2 तो 0 नहीं है, क्योंकि ये पूरा तो इसको तो कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हम इसमें वैल्यू नहीं रखी, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, लेकिन ये तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है, C2 साइन के। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो C2 है और एक साइन के है, तो C2 तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है, साइन के ए 0 है। ठीक है, C2 0 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रखोगे तो पूरी की पूरी फंक्शन 0 हो जाएगा, तो वो वैलिड नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, साइन के ए 0, तो के की वैल्यू क्या मिल गई, n पाई बाई ए मिल गई। समझ में आ गई बात आपको, तो यहाँ तक का हम काम कर चुके थे। ठीक है, इसको मैं नंबर डाल देती हूँ 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें n पाई बाई ए मिला है, n की वैल्यू भी हमने बता दी, तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ जा कर के रखेंगे, हम रखेंगे इस सॉल्यूशन में। समझ में आ गई, क्योंकि यही तो है फाइनल सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पे पता लगाना है, k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो रखेंगे पुट 8 इंटू 7, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू। अब आप कहोगे समेशन का, समेशन इसलिए आया भाई क्योंकि k में n आ रहा है और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है। समझ में आ रही है, तो सॉल्यूशन में भी तो फिर n बराबर 1 से इन्फिनिटी आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इसलिए आया है क्योंकि अब तक जहाँ वैल्यू आई थी उसमें समेशन का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे n भी नहीं था, लेकिन अब आप k को जब इसमें रखोगे तो n की लिमिट भी तो बतानी पड़ेगी ना आपको, n की कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो कितना आ गया, C1 साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a, ये तो k की वैल्यू हो गई, और साथ में x प्लस C1 डैश, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू एक्स। ठीक है, और C2 साइन, है ना, k की जगह n पाई बाई a इंटू वाई। समझ में आ गई, ये अपना अब सॉल्यूशन ये है, अब जो भी बाउंड्री कंडीशन रखेंगे वो इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसमें सुनो, और आगे बाउंड्री कंडीशन रखने से पहले इसमें एक काम करेंगे अपन, फाई इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी C1, क्या मैं इसको खोल लूँ, किसको, इसको खोल लूँ, साइन हाइपरबोलिक, आपको फॉर्मूला बताया था, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, पता है ना हमें, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो x की जगह पर मेरे पास क्या है, n पाई एक्स बाई ए है, तो कितना आएगा, e की पावर n पाई एक्स बाई ए माइनस e की पावर माइनस n पाई एक्स बाई ए, और नीचे कितना आएगा 2, अरे भाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, ओके। अब आ जाओ C1 डैश, इसको भी तो खोलो, इसको भी खोलेंगे, और हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, प्लस आ जाएगा बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर n पाई एक्स बाई ए प्लस ई की पावर माइनस n पाई एक्स बाई ए और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास, ये C2 साइन n पाई a इंटू वाई। ठीक है, इसको नहीं खोलेंगे, ये तो वैसे भी विदाउट हाइपरबोलिक है, हालांकि हम विदाउट हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन हमें हाइपरबोलिक को ही खोलना है। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको कि देखो ये जो e की पावर n पाई x बाई ए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो जो e की पावर पॉजिटिव पावर वाले हैं ना उनको रखेंगे एक साइड, और जो नेगेटिव पावर वाले हैं उनको रखेंगे एक साइड, है ना, इकट्ठे कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 है ना, C1, और इसके साथ क्या आएगा प्लस C1 डैश, और नीचे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इसके नीचे है ना, और बाहर क्या आ जाएगा e की पावर n पाई x बाई। मैंने क्या किया, जो e की पावर n पाई x बाई ए के कोफिशेंट्स थे उनको रख लिया साथ में। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर प्लस लगा लें, हाँ ठीक है प्लस लगा लेते हैं। फिर e की पावर माइनस एन पाई एक्स बाई ए में क्या क्या आएगा, प्लस लिया है ना आपने बाहर, तो पहले पॉजिटिव वाला C1 डैश, और फिर माइनस C1, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस C1 ही तो है, और डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एन पाई। अब यार देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो आपको कहते ही चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, सेकंड ईयर में आ गए हो और सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा भी बच्चों की तरह ऐसे मत करने बैठना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे 4 टर्म्स ले आओगे, ऑलरेडी क्रिटिकल है और क्रिटिकल कर दोगे, फिर खुद ही कन्फ्यूज़ होगे, खुद ही काटापीटी करोगे। और उससे अच्छा तो कोफिशिएंट्स लेना, तो अब तो सीधे डायरेक्ट आना चाहिए, एक स्टेप के बाद दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए अब आप में। ठीक है, अब इसको नंबर डालो, इक्वेशन नंबर 9 समझ में आ गई। अब हम लगाएंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन, और वो किस में लगेगी, इसमें लगेगी, समझ में आ गई। चलो आगे चलो, सेकंड, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा दी ना हमने, हाँ ऐसे लिखा है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखो तो पहली कौन सी थी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a पर। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0 था, और अब क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, फाई इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है क्या, है भाई। x इज इक्वल टू, देखो यहाँ है हमारा x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, राइट, इधर है मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आपने क्या लिखा था कि माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, ठीक है, कहीं आपकी प्लेट है और वहाँ पे कहीं फंक्शन है या पोटेंशियल है फाई, और 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल कितना है, फाई 2 है। समझ में आ रही है, लेकिन मैंने कहीं पर भी इक्वल नहीं लगाया कि x यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, यहाँ इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, ये तो ऐसे ही वो है। ठीक है, मैंने इनके नीचे कहीं इक्वल नहीं लगाया, ऐसे यहाँ भी कहीं इक्वल नहीं लगाया। अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। ये तो आप 11th क्लास की डेफिनेशन है ये तो, क्योंकि 11th क्लास में 12th क्लास में पोटेंशियल पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो 11th में पढ़ ली थी, लेकिन पोटेंशियल जो है वो 12th में पढ़ा था। तो वहाँ हमने कहा था कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, x इज इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी पर फाई तो क्या होगा, 0 ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। चलो तो फिर आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, फाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देयरफॉर अप्लाई करेंगे हम इसको, और क्या करेंगे, चलो। लेकिन एक चीज़ अब इसमें ध्यान रखना कि एक साथ नहीं रखेंगे दोनों पॉइंट, पहले किस में रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वाले रीजन में। तो हमें पता है माइनस इन्फिनिटी वाले रीजन में कौन सा पोटेंशियल है, फाई 1 है। तो अब ये फाई 2 में ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे आके, फाई 1 में और फाई 2 में, क्योंकि जब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, और जब मैं बात करूँगी x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो मैं बात करूँगी कौन से रीजन की, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से 0 में फाई 1 है और 0 से इन्फिनिटी में फाई 2 है, तो वहाँ पे अब ये ब्रेक हो जाएगा 2 में, फाई 1 में और फाई 2 में। समझ में आ गई। देयरफॉर फॉर रीजन x कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, कहाँ पे, फॉर x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कॉमन बाउंड्री कंडीशन हो गई, उसमें 2 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, एक तो किस पर, माइनस इन्फिनिटी पर, चाहे आप इसको कैपिटल A नाम डाल देना,
वहाँ पे भी तो y इक्वल टू 0 a पर साथ साथ लिखा था, फिर y बराबर 0 पर लिखा था, फिर y बराबर a पर लिखा था। ठीक है, तो किस पर निकालूंगी पहले, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, देखो कहाँ से, बाय इक्वेशन अभी कौन सी लिखी थी, 9, ये रही, दिख रही है दोनों। y इज इक्वल टू, देखो फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या करना है, इक्वेशन 9 में फाई को तो क्या करना है, 0 करना है, ये लो भाई 0 कर दिया। क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, माइनस इन्फिनिटी रखना है। कौन से रीजन में कर रही हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, है ना, ये 0 है। ठीक है, रखो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और c1 प्लस c1 डैश, है ना, यहीं पे बता देती हूँ पर एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखना है, पूरा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर c1 डैश माइनस c1/2। ठीक है, और क्या आ जाएगा, e की पावर, देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं, ये लो, अब क्या हो जाएगा, c2 साइन n π/2 इंटू वाई से मतलब नहीं है, इस टर्म से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या रखी है, अब की बार x की रखी है, तो इससे मतलब है। अब आप बताओ कौन 0 होगा, है भाई, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, जिससे मेरा पूरा फंक्शन इन्फिनिटी होने का खतरा है, खतरा है कि नहीं है। तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए इसका जो कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर मेरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगी। ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर c1 डैश माइनस c1 अपॉन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद से करना है, इज इक्वल टू 0, रीजन मैंने बता दिया। तो c1 डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, अगली वैल्यू मिल गई मेरे को कि c1 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, c1 डैश के। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की 9 में। ठीक है, उससे मेरे को ये वैल्यू मिल गई 10, 10 की वैल्यू कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, c1 डैश के बराबर होगा तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पे भी c1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, c1 डैश। ठीक है, या c1 डैश की जगह पर c1 रख देंगे, पुट 10 इंटू 9, तो क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। देखो c1 डैश की जगह पर c1 रखो, 2c1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा c1, और एक ये रहा c2, तो मिल करके क्या बन गया c1 c2, है ना, ये पूरी टर्म 0 0 हो गई ना। ये तो c1 इज इक्वल टू c1 डैश रखने पर e की पावर n πx/a, कांस्टेंट साथ में ले लिया क्योंकि अब मैं इनको एक अदर कांस्टेंट लिखूंगी इसलिए। बताओ इसके अलावा और कुछ बचेगा क्या, है भाई, क्या रखा मैंने, c1 डैश इज इक्वल टू c1, जहाँ c1 डैश था उसकी जगह पर c1 रख दिया, तो ये 2c1 हो गया, इसके साथ e की पावर n/x/, तो c2 था वो मैंने इसके साथ में ले लिया, और ये था, ये तो पूरा 0 हो ही गया। समझ में आ गई, इसको मैं एक अदर कांस्टेंट, दो कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बनाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा ये क्या होगा, इसको हम नाम देंगे φ1, क्योंकि ये किसके लिए है, फॉर रीजन माइनस इन्फिनिटी टू 0, कहीं पर भी मैंने प्लस इन्फिनिटी नहीं रखा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये कौन सा रीजन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, φ1 है, ये ध्यान रखना। अब ये फाई बन गया φ1 में, अभी φ2 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो φ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, c1 c2 की जगह पर एक कॉन्स्टेंट लिख दो, है ना, ए एन लिख दो। ठीक है, e की पावर, अब ये n क्यों लिखा है भाई मैंने, आप ये सोचोगे, n/y/a। ठीक है, ए एन इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि ये जो c1 c2 है ये मिलकर के ए एन बना रहे हैं ना, यहाँ पे आप लिख दो c1 c2 इज इक्वल टू ए एन, अनदर कॉन्स्टेंट है, ए एन इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो ये जो k की वैल्यू है ना, वो n पर डिपेंड कर रही है, c1 c2 की वैल्यू अब मिलकर के किस पर डिपेंड करेगी, n पर, है ना, बाकी ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, कांस्टेंट है सिर्फ ये। चलो अब क्या लगा दूँ, फाई इज इक्वल टू, है भाई, x एट x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी मतलब ये b हो गया, सेकंड की a तो ये रही, b ये रही, इसमें क्या लिखना है, फॉर रीजन, कौन सा रीजन, 0 से इन्फिनिटी के लिए। समझ में आ गई, 0 से इन्फिनिटी किस में रखोगे किस में, इसमें नहीं रखेंगे भाई, इसी में रखेंगे, क्योंकि ये 9 के ही दो पार्ट हुए हैं, 9 का एक पार्ट तो ये हो गया φ1, अब φ1 वाले में φ2 की थोड़ी ना रखूंगी,
ठीक है। तो अब ये जो x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखेंगे वो किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है ये वाला, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ये जो फाई है ये दो में ब्रेक हुआ है, दो रीजंस के लिए। एक तो फाई वन वाला रीजन आ गया, अब फाई टू की कंडीशन हम फाई टू वाई वन में थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि अब इससे मेरे को फाई टू मिलेगा। समझ में आ गई। तो ये काम करना है आपको, होमवर्क है आपका, यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। क्या रखना है, एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखना है। देखो अब की बार ये टर्म होगी इनवैलिड, तो इसका कोफिशिएंट 0 आएगा, तो C1 डैश की जगह पर -C1 रखना है। ठीक है, रखोगे सब कुछ करोगे तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, है ना। इसके साथ बस आपका एक जो है माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ उस कांस्टेंट को मान लेना, bn मान लेना उसको, इसको an माना तो उसको bn। ठीक है, बताऊंगी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।